नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरस ने घटाए दूध के दाम, आवक बढ़ी तो घी भी हुआ सस्ता, मामूली राहत। राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, सिंघवी बुढ़ानिया दूसरी बार तो यादव पहली बार पहुंचेंगे राज्यसभा। गुरु रविशंकर की बड़ी मुश्किलें, विवादित बयान को लेकर फूंका पुतला, इस्तगासा भी मंजूर। और गर्मी की दस्तक ने बढ़ाई पेयजल किल्लत, नाराज लोगों ने दफ्तर घेरा, महिलाओं ने दिखाई चप्पलें। अब खबरें तफसील से। महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जयपुर डेयरी ने दूध के दामों में कमी की है। इसमें सरस गोल्ड दूध पर प्रति लीटर 2 रुपए कम देने होंगे, यानी कि 38 रुपए की बजाय अब गोल्ड की खरीद पर 36 रुपए चुकाने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड, टोन्ड और डबल टोन पर भी 1-1 रुपए घटाए गए हैं। एक दिन पहले ही आरसीडीएफ ने सरस घी के दाम कम किए थे। अब जयपुर डेयरी ने दूध के दाम में कमी करके उपभोक्ताओं को खुश होने का मौका दिया है। असल में दूध की आवक बढ़ने से दूध के दाम घटे हैं। मौसम में ठंडक होने पर इन दोनों भारी संख्या में दूध का संकलन हो रहा है। नई कीमतें शनिवार से लागू होंगी। राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचन हो गया। नाम वापसी का निर्धारित समय समाप्त होने के साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने तीनों नामित प्रत्याशियों, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, नरेंद्र बुढ़ानिया और भाजपा के भूपेंद्र यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। प्रदेश में खाली हुए तीनों राज्यसभा सीटों के लिए 3 ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच में इनके पर्चे सही पाए गए थे। उसी समय इनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया था, जिसकी गुरुवार को विधिवत घोषणा कर दी गई। सिंघवी और बुढ़ानिया का राजस्थान से यह दूसरा कार्यकाल है, जबकि भूपेंद्र यादव पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। निर्विरोध निर्वाचन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी अपने पार्टी के प्रत्याशियों को बधाई दी। गुरु श्री श्री रविशंकर को अपना ही बयान भारी पड़ सकता है। गुरुवार को महानगर की अधीनस्थ अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल तक टाल दी। इसी दिन परिवादी के बयान करवाने के भी निर्देश दिए। अदालत ने यह आदेश सुरेंद्र ढाका और अन्य के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा है कि जयपुर में एक कार्यक्रम में रविशंकर के बयान से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में हीन भावना पैदा हुई है। 2 विशेष समुदाय, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में जो वर्ग था, उसमें एक वर्ग विद्वेष उन्होंने पैदा किया, सौहार्द खत्म किया। उसके खिलाफ परिवाद में आज न्यायालय में सुनवाई थी। उस सुनवाई में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए प्रकरण को दर्ज कर अग्रिम सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख नियत की। प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए उसको 2 अप्रैल की नियत की सुनवाई। और जो हमने उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में बहस के दौरान न्यायालय हमारी बात से कन्विंस होकर और इस मामले को स्वीकार किया और सुनवाई अग्रिम कार्रवाई के लिए रखा। श्री श्री रविशंकर के विवादास्पद बयान का विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय मीना महासभा ने नारेबाजी कर शिक्षा संकुल के सामने रविशंकर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। महासभा के अध्यक्ष कंवरलाल मीना ने कहा कि रविशंकर का बयान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में रविशंकर के जयपुर दौरे का भी विरोध किया जाएगा। जो है ये डबल श्री रविशंकर महाराज, सोकाल्ड महाराज ने शिक्षा के प्रति और सरकारी शिक्षा के प्रति जो अपमानजनक बात कही है कि इससे नक्सली पैदा होते हैं, और ये प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत करने के खिलाफ में और उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। अजमेर रोड से सटे 3 गांवों में बुधवार देर रात डकैतों ने धावा बोल दिया, लेकिन ग्रामीणों के साहस के आगे उनके मंसूबे धरे रह गए। बद्रावास, असरवास और मान्यावास में डकैती के प्रयास में मानसरोवर थाना पुलिस ने 2 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने से पहले उनकी ग्रामीणों के साथ झड़प भी हुई, जिसमें डकैत सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। डकैतों ने मान्यावास में प्रॉपर्टी डीलर के घर धावा बोला, लेकिन परिवार वालों ने जाग होते ही शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें घेर लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पकड़े जाने के डर से डकैतों ने ग्रामीणों पर पथराव कर दिया, जिसमें 7 ग्रामीण घायल हो गए। इससे पहले इन बदमाशों ने आसपास के 3 गांवों में भी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। करीब 1-2 बजे की लगभग की घटना थी। उसमें 6 आदमी थे। 2 आदमी तो मेरे छोटा बड़ा था, उसके वहां खड़े थे। सब कमरों की कुंडी लगा दी उसने। एक कमरा का लॉक तोड़ के
उसमें जेवर वगैरह और 30 या 35 हजार रुपए लगभग थे, वो निकाल ले गए। उसके बाद में फिर बच्चों ने टेलीफोन किया, आवाज आई ना उसमें से, कमरे में से कि कौन कुंडी लगा रहा है। फिर बच्चों ने टेलीफोन किया छोटे बड़े के पास, वो जगने लगे और सिर पे बहुत बुरा। पहले एक आदमी तो यहाँ छाती पे बैठ गया और दूसरा जो गेट पे खड़ा रहा ध्यान रखने के लिए। एक तीसरे ने यहाँ से कानों से वो मुर्की निकाल के और जेब से 20,000 रुपए थे वो पीस के देने के, तो वो निकाल के जो भग गए। फिर वो जैसे हल्ला करने लगा तो हम उठे तो हमारे गेट के धक्का दिया तो गेट खोला नहीं, फिर वो उधर भग गए। फिर उसने आके मेरे गेट खोले, मेरे और मैसेज का दोनों कमरों के गेट खोले और उसके बाद में फिर हम मोटरसाइकिल लेके पीछा किया, तब तक इनके घर चले गए थे वो लोग। वो हमला किया तो 2 तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और 4 हमला कर रहे थे। तो उसने चिल्लाया तो एक ने तो उसके चाकू मार दिया, एक ने सिर पे मार दी रोड की। तो हमारे को अंदर से पता चला तो हम बाहर निकल के आए तो हमारे भी मारने लगे वो। तो हमारे 4 आदमियों के चोट मार दी उन्होंने। फिर क्या है, हमने अलग किया ना तो गांव वालों को सबको पता चल गया। पता चलने के बाद में वो वहां से भगने लगे तो हमने 2 को पकड़ लिया और 4 भग गए। कालबेलिया जाति के लोग हैं जिनमें को मांगेवास में जब इन्होंने शोजीराम के कानों में से मुर्कियां निकाल के भागे तो गांव वालों ने पीछा करके और गांव वालों ने मेहनत करके उनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया। एक का नाम राजू कालबेलिया और एक का दूसरे का विनोद कालबेलिया। अब पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद पता। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। इसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने पंजीकरण करवाया है। परीक्षा के लिए 4,500 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन सुबह 8 से 11:15 बजे तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। उन्होंने पेपर को काफी इजी बताया। नहीं, सब बुक में से आए थे, इजी था पेपर। अच्छा, जैसा सोचा था वैसा नहीं, उससे अच्छा हुआ है। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था, हमारा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया और बाकी सारे पेपर भी अच्छे जाए। पहले तो डर लग रहा था, फिर थोड़ा मैंने किया अपने हिसाब से और आदत पीछे का क्वेश्चन आंसर टाइप छूट गए तो थोड़ा डर भी लग रहा था। वैसे क्या है कि पहले जैसे परीक्षा देने बैठा ना तो वैसे घबराहट सी हुई थी एकदम से, तो पेपर को देखा ना तो बिल्कुल ऐसे सही रहा था मेरा कहना, मतलब बढ़िया करा, एकदम पूरे पर्सन करके आया, बस 3 क्वेश्चन छोड़ गया। गर्मी की दस्तक के साथ ही राजधानी में एक बार फिर पेयजल की किल्लत गहराने लगी है। झालाना की कुंडा बस्ती में पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने मालवीय नगर स्थित पीएचईडी कार्यालय में प्रदर्शन कर एईएन का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान नाराज लोगों ने पेयजल अधिकारियों को चप्पलें भी दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने एईएन के कमरे में रखी कुर्सियां गिरा दी और टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। लोगों का आरोप है कि कुंडा बस्ती में विभाग ने 4 साल पहले नई पेयजल लाइनें डलवाई थी, लेकिन बीच में ही काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे यहाँ के लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। लोग शमशान में लगे ट्यूबवेल से पानी लेकर पीने को मजबूर हैं। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। उधर अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामी और बजट के कारण लाइन बिछाने का काम अधूरा रह गया था। के लिए बहुत परेशान है। हमने जहीन साहब को, हिंद साहब को, एक्शन साहब को, सबको हमने कह दिया कि भाई हमारे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है पानी के लिए। एक बाल्टी पानी के लिए 1-2 किलोमीटर जाती है पड़ता है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के फंड मिलने के बाद में भी कच्ची बस्ती में यानी पानी की सुविधा नहीं है। 2 दिन बाद में आ रहा है, 3 दिन बाद में आ रहा है, होली के बाद में खुदरी ट्यूबवेल, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग यहाँ पर। भैया के यहाँ हम लोग शमशान घाट में पानी लेने जाते हैं। दे देता है कि 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई। किसी ने कोई हमारा काम करा, कोई भी। कल से ट्रेनिंग पे है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। ऑफिस में मैं जेईएन में हूँ और एईएन साहब और एक्शन साहब दोनों पधार रहे हैं। पानी के लिए हंगामा, वो भी जल दिवस के दिन। समझना होगा, संभलना होगा और बचाना होगा जल आने वाली पीढ़ी के लिए। जल दिवस पर कुछ और खबरें देखेंगे ब्रेक के बाद। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर।
Dawat Public School, Shaping Young Minds, Sector 17, Haldigati Marg, Pratapnagar, Jaipur. Indian Convent and Public School, Premnagar, Bone Road, Agra Road, Jaipur. प्रदेश में पानी के दुरुपयोग के मामले में जयपुर सबसे आगे है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की ओर से भूजल दोहन के मामलों में नोटिफाइड किए गए इलाकों में जयपुर पहले नंबर पर है। हालात ये हैं कि जवाहर नगर और बापू नगर इलाकों में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। प्रदेश में भूजल आकलन का काम कर रहे भूजल वैज्ञानिकों के अनुसार हालात यही रहे तो आने वाले 5 साल बाद शहर को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। पानी के दोहन के मामले में राजस्थान अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। 1984 में यहां 236 में से महज 32 डार्क जोन थे। वो 2009 तक आते आते इतने बढ़ चुके हैं कि स्थिति एकदम उलट हो गई है, यानी महज 32 जोन ही सेफ बच पाए हैं। भूजल के बेतरतीब दोहन के मामले में जयपुर सबसे पहले नंबर पर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर की 7 पंचायतें नोटिफाइड जोन में है। योजना से बढ़िया है कि जो हमारे पास उपलब्धता है कि वहाँ के जो लोग वो अपनी जो आवश्यकता है उनको रिड्यूस करें और जो पानी अवेलेबल है उसको रिसाइकलिंग प्लांट्स के माध्यम से आपका गार्डनिंग है, बाथिंग है, फ्लैशिंग है, इन एक्टिविटीज में उस पानी को उपयोग में ले। तीसरा है कि वो अपने यहाँ पर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं ताकि वहाँ भूजल की उपलब्धता सस्टेनेबल रह सके और क्वालिटी इंप्रूव हो सके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। 10 साल पहले जहां शहर को रोजाना 3 से 4 घंटे पानी की सप्लाई हो रही थी, वो घटकर पहले 2 वक्त और अब महज 1 से 1.5 घंटा ही रह गई है। प्रदेश में भूजल आंकलन का काम कर रहे सरकारी विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल शहर में रोजाना 140 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। लोगों को ये भले कम लगे, लेकिन भूजल की स्थिति को देखते हुए इस सीमा में भी कटौती की जा सकती है। हालात ये हैं कि शहर के जवाहर नगर और बापू नगर इलाकों में ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये जो बेल्ट है अपना, जो कभी किसी टाइम पे बहुत अच्छा बेल्ट था, इसकी स्थिति ये है कि आदमी ट्यूबवेल खोदते हुए सोचता है कि मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जल स्तर लगभग 65 से 70 मीटर आ गया, 80 मीटर पे पत्थर आ जाता है, तो उसको पानी मिलने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा जो भी नोटिफाइड क्षेत्र होते हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे कि प्रतिवर्ष वाटर लेवल की डिप्लीशन दर, वाटर लेवल जो नीचे गिरता है उसकी दर अधिक होती है। आज जयपुर शहर की अपन आसपास की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 मीटर प्रति वर्ष पानी नीचे जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है। हर साल ग्राउंड वाटर का स्तर 10 फीट नीचे जा रहा है। बावजूद इसके बिल्डर शहर के उन इलाकों में भी लोगों से जानकारी छिपाते हुए टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं जहां पीने के लिए पानी तक नहीं है। भूजल वैज्ञानिकों की माने तो उन इलाकों में पानी की सप्लाई करना बेहद मुश्किल काम है। वो सामान्यतः ऐसा एरिया है जहाँ की जलदाय योजनाएं लागू नहीं है। साथ ही जो बिल्डर्स हैं वो अपने आप बिना पानी की अवेलेबिलिटी देखे और टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि उन बिल्डर्स को सबसे पहले भूजल की उपलब्धता देखें, उसके पश्चात ही इस प्रकार का कदम उठाएं ताकि आम जनता को पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए बीसलपुर से व्यवस्था करने और शहर के 700 ट्यूबवेल बंद कर देने के बाद भी पानी का स्तर नहीं बढ़ पा रहा। भूजल वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है 5 साल बाद शहर वासियों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़े। अगर बीसलपुर का पानी नहीं आता है तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो अभी जो 1.5 घंटा पानी दे रही है उसको ये आधे घंटे पे आ जाएगी और निश्चित रूप से पानी की सप्लाई घरों में कम होगी तो क्राइसिस तो होगा ही। तो अल्टीमेटली अपने को ही अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, तभी अपन बच पाएंगे। 2 साल पहले बारिश नहीं होने पर शहर लगभग इस स्थिति तक पहुंच भी गया था जब बीसलपुर पूरी तरह सूख गया था। अपने अपने शफीने की मांगो दुआ, आज तूफान का रंग ही और है। बहती कश्ती तलक ना खुदा ठीक था, ना खुदा कहते हैं बोटमैन को, बहती कश्ती तलक ना खुदा ठीक था, अब खुदा चाहिए डूबती के लिए, खुदा 2 हैं
इस डेमोक्रेसी में, एक तो ईश्वर जो ऊपर से खूब बरसात देवे और दूसरी खुदा है जनता जो कि जल बचत करे, जल संरक्षण करे, रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए और पानी की समस्या हल करे। बीसलपुर के दम पर पानी की बर्बादी कर रहे शहरवासी शायद ये नहीं जानते कि शहर के सभी इलाकों में पानी का स्तर 60 से 70 मीटर तक पहुंच चुका है। ये हर साल 3 मीटर नीचे जा रहा है और 80 मीटर के बाद पानी खत्म हो जाता है। यानी अब हमारे पास पानी बचाने के लिए बचे हैं महज 5 साल। मोहन सिंह के साथ सुदर्शन शेखावत, BTV न्यूज, जयपुर। 9 दिन देवी के पूजन का सिलसिला शुक्रवार से शुरू होगा। नव संवत्सर के साथ 23 मार्च से चैत्र नवरात्र आरंभ होंगे। मां की पूजा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। आमेर स्थित शीला माता मंदिर में घट स्थापना के साथ विशेष पूजा अर्चना शुरू होगी। इसके साथ साथ घर घर में भी घट स्थापना होगी और भक्त व्रत रखेंगे। कई मंदिरों में 9 दिन तक दुर्गा शताब्दी का पाठ होगा। पंचवटी सर्किल स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में भी विशेष झांकी सजाई जाएगी। नवरात्रों के दौरान हर शाम यहां सामूहिक आरती होगी। अष्टमी और नवमी के हवन के साथ कन्याओं को प्रसादी कराई जाएगी। आमेर में घट स्थापना के दिन बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, इसलिए यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर अष्टमी और नवमी का मेला भी भरेगा। नवरात्र स्थापना के प्रथम दिन शैलपुत्री की आराधना की जाती है। शैलपुत्री मंगल कामनी, मंगलदायिनी रहती है और ये नवरात्र इस बार जो प्रारंभ हो रहे हैं इनमें 10 दिन के नवरात्र हैं। पंचमी की वृद्धि हो गई, पंचमी पूर्णा तिथि है और पूर्णा तिथि की वृद्धि होना नवरात्र के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पूर्णा मंगलदायी तिथि होती है और मंगलदायी तिथि यदि वृद्धि होती है तो नवरात्र आने वाले संवत के लिए, आने वाले वर्ष के लिए श्रेष्ठ फलदायी होते हैं और साधक को भी शुभ फल देने वाले होते हैं। दिनांक 23/3/2012 शुक्रवार को नवरात्रा घट स्थापना 7:31 पे होगी। 23/3 को 8:45 सुबह दर्शन खुलेंगे तथा 24/3 को प्रातः 6 बजे से दर्शन 12 बजे तक खुले रहेंगे। अगर कतार है तो दर्शन 12 12:30 बजे के बाद भी खुले रहेंगे और सायं 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक अथवा कतार लंबी होने तक दर्शन खुले रहेंगे। जयपुर मेट्रो स्टेशनों के पास बनने वाली पार्किंग का काम शुरू होने में अब भी 3 महीने का समय लगेगा। ये पार्किंग प्रोजेक्ट किस आधार पर बनेंगे और इसकी डिजाइन क्या होगी, जेएमआरसी इसकी जिम्मेदारी निजी कंसल्टेंट कंपनी को सौंपने जा रहा है। ये निर्णय जेएमआरसी की बोर्ड मीटिंग में लिया गया। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1308 करोड़ रुपए के बजट का भी अनुमोदन किया गया। शहर में 6 मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। इनके लिए जमीन अवाप्ति अभी बाकी है। पैकेजेस में काफी जगह पे संतोषप्रद कार्य हुआ है, उसके बारे में चर्चा की गई। भूमि अवाप्ति के बारे में चर्चा की गई। भूमि अवाप्ति एक स्थान को छोड़ के बाकी सभी जगह पूर्ण हो गई थी, उसके बारे में चर्चा की गई। प्रोजेक्ट के लिए ट्रैक लेइंग, रोलिंग स्टॉक के प्रोक्योरमेंट, इन बिंदुओं पर भी प्रगति की समीक्षा की गई थी। साथ ही में फेज 2 के लिए जो आरएफक्यू की अप्रूवल है, आरएफपी की अप्रूवल है, उसके बारे में भी समीक्षा की गई थी। शहर में ज्वेलरी शोरूम लगातार 6ठे दिन भी बंद रहे। हालांकि गुरुवार को कुछ शोरूम्स खुलने की भी खबर आई, लेकिन जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन और सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी ने इसे नकार दिया। ज्वेलर्स की ओर से गुरुवार को भी बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय हुई। अब शुक्रवार की शाम को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, किशनपोल और छोटी चौपड़ होते हुए वापस बड़ी चौपड़ आएगा। अगले दिन शनिवार को ज्वेलर्स रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। गौरतलब है कि ज्वेलर्स केंद्रीय बजट में सोने के साथ कलर स्टोन्स और डायमंड पर टैक्स बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। दुर्घटनाओं की सूचना मिलने के 10 मिनट बाद ही 108 एम्बुलेंस पहुंचने का दावा किया जाता है। ये दावे हकीकत से कितनी दूर हैं, एक बार फिर टोंक फाटक पर देखने को मिला। घटना दोपहर करीब 1 बजे की है, जब गोपालपुरा से गांधीनगर जा रहे स्कूटी सवार बुजुर्ग को ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मारी। दुर्घटना के बाद बुजुर्ग करीब आधे घंटे तक सड़क पर पड़े तड़पते रहे, लेकिन ना तो एम्बुलेंस आई, ना ही किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें ऑटो से अस्पताल पहुंचाना चाहा, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। मृतक राम सिंह टोंक रोड की कीर्तिनगर कॉलोनी के रहने वाले थे, जो घर से गांधीनगर गर्ल्स स्कूल्स में बोर्ड परीक्षा के लिए ड्यूटी देने जा रहे थे।
लूना और इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था अभी। हमें सूचना मिली, सूचना पे हम यहाँ पहुंचे और घायल अवस्था में उसको SMS भिजवाया। उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर वगैरह जो चेकअप करेंगे उसके बाद पता चलेगा। नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में भी राजस्व वसूली के लिए तय किया गया लक्ष्य पूरा करने में जुट गया है। कर वसूली में पिछड़े जोन आयुक्तों को निगम CEO ने 29 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इस अवधि में अधिकारियों को करीब 40 करोड़ रुपए वसूलने होंगे। CEO ने साफ कह दिया है, या तो टारगेट पूरा करो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। मेयर और सीओ के बीच चल रहे शीत युद्ध के बीच अब जोन आयुक्तों पर राजस्व वसूली का तय लक्ष्य पूरा करने की तलवार भी लटक गई है। यह लक्ष्य 29 मार्च तक पूरा करना है और ऐसा नहीं होने पर अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। निगम सीओ लोकनाथ सोनी ने जोन कमिश्नर्स की बैठक में अधिकारियों को इसका अल्टीमेटम भी दे दिया है। निगम ने 31 मार्च तक 54.5 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक महज 14 करोड़ 83 लाख रुपए ही वसूल हो पाए हैं। यानी अब अधिकारियों को 40 करोड़ रुपए और वसूलने होंगे। जिन संस्थाओं ने कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स या शुल्क या जो फीस जमा नहीं कराई है, उन सब पे इनको निर्देश दिए कि इनसे रिक्वेस्ट करें, समझाइश करें, अन्यथा अपने स्तर पे कार्रवाई करके आइदर कुड़ की कार्रवाई करें या उसको सील करने की कार्रवाई करें और उसको किसी भी हालत में उनको नहीं चलने दें। इनको सबको टारगेट दे दीजिए और 29 तारीख तक आवश्यक रूप से या तो वसूली करेंगे या संबंधित जिसमें नहीं हुआ, जिसमें किसी प्रकार का कोई कोर्ट का माननीय न्यायालय का कोई स्टे है, तो उन प्रकरणों को छोड़ते हुए सभी में वो सील की कार्रवाई करेंगे। निगम के पिछले वित्तीय वर्ष में भी राजस्व वसूली का तय लक्ष्य का आधा ही वसूल हो पाया था, जबकि सरकार ने साल भर यूडी टैक्स और बकाया हाउस टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और पेनल्टी पर छूट दी थी। इस साल ये छूट 15 जनवरी से मिली है। 29 मार्च आने में अब कुछ ही दिन शेष है और वसूली का लक्ष्य भी काफी बड़ा है। ऐसे में बकायादारों पर कार्रवाई के अलावा अधिकारियों के पास और कोई चारा नहीं है। इसके प्रयास को देखा जाएगा। किसी कारण से अगर वो नहीं कर पाता है तो 100% तो अगर रिकवरी हो ही जाती है सब जगह तो उसमें कोई बकाया ही नहीं रहता, लेकिन उसका प्रयास 100% होना चाहिए। उसमें अगर उसने कोई कमी छोड़ी है तो अगर उसकी लापरवाही से हुआ है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अधिकारियों की लापरवाही से वसूली नहीं होगी, अधिकारियों की लापरवाही से अगर सील की कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी मैं मान के चलता हूं कि हमने जो डेडलाइन दी उस पर आवश्यक रूप से सभी अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। उसमें अगर कोई कमी रहती है तो उसका परीक्षण करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि उसका जो प्रयास था वो सही था या नहीं था। राजस्व वसूली के लिए शुरू हुई सख्ती के पीछे भी मेयर और सीओ का विवाद ही है। दरअसल कर वसूली की धीमी रफ्तार को लेकर मेयर लगातार सीओ के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में सीओ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर कर वसूली का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मुकेश मेहरा के साथ पीयूष शर्मा, BTV न्यूज, जयपुर। मेयर से पड़ी लतार का गुबार अब CEO निकाल रहे हैं अपने मातहत अधिकारियों पर। देखते हैं इतने कम समय में ये टारगेट पूरा हो पाता है कि नहीं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर, सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। जरा ठहरिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कई बार आपको लगता होगा कि आपके साथ अत्याचार हो रहा हो, इंसाफ नहीं मिल रहा हो, कोई आपकी आवाज सुन नहीं रहा हो, आप दर दर भटक रहे हो। हम आपकी आवाज बनेंगे, हम पुरजोर शब्दों में आपकी बात रखेंगे, लेकिन आपको मिलना होगा हमसे, आपको बतानी होगी अपनी व्यथा। मिलिए हमारे समाचार संपादक रघु आदित्य से। उनका टेलीफोन नंबर है स्क्रीन पर ये पर। आप देख रहे हैं BTV न्यूज। नगर निगम ही नहीं, जेडीए भी खराब माली हालत से जूझ रहा है। जेडीए को स्पेशल प्रोजेक्ट के पेटे करीब 530 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जबकि हकीकत यह है कि जेडीए के पास केवल 33 करोड़ रुपए ही हैं। लिहाजा नौबत बैंक से ओवरड्राफ्ट करने की आ गई है। जेडीए के वित्तीय संकट का असर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है। जेडीए के हालात भी अब नगर निगम जैसे ही हो गए हैं और इसका असर BRTS और मेट्रो जैसे प्रोजेक्टों पर भी पड़ रहा है। इन प्रोजेक्टों में जेडीए की भागीदारी करोड़ रुपए की है। हालांकि केंद्र सरकार से इसमें वित्तीय सहायता मिल रही है, लेकिन जेडीए के हिस्से की राशि तो जेडीए को ही जुटानी होगी। शहर में निर्माणाधीन स्पेशल प्रोजेक्टों में जेडीए को 731 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से अब तक केवल 202 करोड़ रुपए ही दिए जा सके हैं। बची हुई राशि अब बैंक से ओवरड्राफ्ट करके चुकानी होगी। जेडीए की हमारे ऊपर क्या कि एडिशनल लाइबिलिटीज बहुत आ गई
जैसे जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ROBs, आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पैसा देना, BRTS, इस प्रकार एडिशनल लायबिलिटी करीब 700 करोड़ की। तो हमारे पास अभी एक टाइम इसमें करीब मई के अंदर भी करीब 450 करोड़ रुपए थे। तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट एडिशनल लायबिलिटी आने की वजह से हमारी अब रेवेन्यू घटकर करीब 35 करोड़ रुपए की रह गई। वर्तमान में जेडीए के पास केवल 33 करोड़ रुपए ही हैं और चुकाना है इससे कई गुना ज्यादा। बैंक ओवरड्राफ्ट से इसे चुका भी दिया जाएगा, लेकिन जितने समय के लिए बैंक से रुपए लिए जाएंगे उसका ब्याज भी जेब से ही भरना होगा। जेडीए की इस स्थिति का एक बड़ा कारण उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के खरीदार नहीं मिलना भी है। अब तक हुई सभी बड़ी नीलामियों में खरीदारों का टोटा ही रहा। हालांकि अधिकारियों को आने वाले दिनों में इसमें सुधार की उम्मीद नजर आ रही है। ऑक्शन के अलावा अभी हमें जैसे 72 करोड़ रुपए हमने BRTS पे खर्च कर दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना है, तो उसके लिए अभी रिवाइज प्लान बना के भारत सरकार को भेजा है। आज हमारे प्रमुख सचिव दिल्ली में हैं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो वहाँ बात करके और ये 72 करोड़ रुपया दिला देंगे, तो फिर हमारी वापस थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाएगी। शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दारोमदार जेडीए के कंधों पर है और जेडीए की मौजूदा माली हालत इसके विपरीत। जेडीए को कमर्शियल प्रॉपर्टी के खरीदार मिल जाएं तो संकट के ये बादल कुछ हद तक छंट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। राजेंद्र राठौड़ से सीबीआई की ओर से की गई पूछताछ के विरोध में राजपूत समाज ने गुरुवार को बैठक की। राजपूत सभा भवन में हुई बैठक में राजपूत सभा, प्रताप फाउंडेशन, श्री राजपूत करणी सेना, भवानी निकेतन शिक्षा समिति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, क्षत्रिय महासभा समेत राजपूतों के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मौजूद समाज के नेताओं ने सरकार पर एक जाति विशेष के दबाव में राजनैतिक संतुलन के नाम पर समाज के नेता को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने उन पोस्टर लगाने वालों को भी गिरफ्तार करने की मांग की जिस पर राजेंद्र राठौड़ को वांटेड बताया गया है और उस पर सीबीआई लिखा गया है। राजपूत समाज ने इसके विरोध में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा बैठक में गोटन स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री में गार्ड भंवर सिंह की संदिग्ध मौत के हत्यारों को गिरफ्तार करने और बाड़मेर में 2 युवकों की हत्या करने के मामले में फंसाए गए समाज के 5 निर्दोष युवकों को छुड़ाने की मांग की है। सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान की ओर से गुरुवार को उद्योग मैदान में जन सुनवाई हुई। इसमें प्रदेश भर के पंचायत जनप्रतिनिधि जुटे। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे ने मनरेगा में भ्रष्टाचार और RTI के जरिए सूचना मांगने वालों पर हमला होने की घटनाएं रोकने की मांग की। जन सुनवाई में प्रदेश में RTI एक्टिविस्ट के साथ हुई मारपीट के मामलों में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष जताया गया। वहीं सामाजिक अंकेक्षण में मनरेगा में पकड़े गए गबन के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आपको ये मालूम है कि पिछले बार जब सामाजिक अंकेक्षण की बात उठी थी, यहाँ 5000 सरपंच लोग आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये होना नहीं चाहिए, सरकार झुक गई। अब ये सरकार का पैसा नहीं है, ये सरपंच का पैसा नहीं है, ये तो देश का पैसा है और वो देश का पैसा जब तक रहेगा उसका तो सामाजिक अंकेक्षण होके रहेगा। और हम 90 लाख लोग हैं जिनके जॉब कार्ड हैं, 90 लाख लोग रोजगार गारंटी के जॉब कार्ड रखते हैं। उसमें से मान लीजिए इतने लाख लोग नहीं काम करते हैं तो आपके फिगर्स भी दिखाते हैं 1.2 लाख हैं, 1.2 करोड़ हैं, हम फिर भी बहुत बड़े संख्या में हैं। तो हम अभी उठेंगे और अब हम इसके ऊपर चुप नहीं रहेंगे। तमाशा शैली के पुरोधा कलाकार गोपी जी भट्ट के निधन के बाद उनकी अनुपस्थिति में इस बार भी गणगौर पर तमाशा खेलने की वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। गुरुवार को आमेर स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में दिन भर तमाशा लोक नाट्य शैली की मधुर स्वर लहरियां और पारसी शैली के संवादों की गूंज सुनाई दी। गोपीचंद भरथरी के मंचन पर गोपी जी के पुत्र दिलीप भट्ट और तेलंग परिवार के कई सदस्यों ने इस ऐतिहासिक आख्यान को जीवंत किया। जयपुर में होली और गणगौर के मौके पर तमाशा खेलने की परंपरा लगभग 250 साल पुरानी है। जयपुर रियासत में नियुक्त बंशीधर भट्ट को इस कला का जनक माना जाता है। तमाशा के अधिकतर आख्यान भी उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। जयपुर के भट्ट तेलंग परिवार के सदस्य हर साल होली और गणगौर के मौके पर उसी अंदाज में इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। होली के दिन ब्रह्मपुरी के छोटे अखाड़े में पंडित वासुदेव भट्ट और
गणगौर से पहले की अमावस्या को आमेर में पंडित गोपी जी भट्ट अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसका मंचन करते रहे हैं। पंडित गोपी जी भट्ट का निधन होने के बाद पहली बार हुए तमाशे में बागडोर संभाली उनके पुत्र दिलीप भट्ट ने। ये पूरा आयोजन भी संगीत साधक पंडित गोपी जी भट्ट के नाम रहा। ये तमाशा गोपीचंद भरतरी है जो 250 साल से हमारा परिवार करता हुआ आ रहा है, भट्ट परिवार और तमाशा प्रबंध कार्यकारिणी समिति पारिक समाज इस परंपरा को जीवित रखे हुए और भट्ट परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस तमाशा शैली में आता है, चाहे वो गोपी जी भट्ट से लेकर बंशीधर जी, फूल जी, मंजी, मन्नू जी, वासुदेव जी, दामोदर जी, गोविंद नारायण जी, गोपेश, दिलीप भट्ट, मैं, मेरे भाई, मेरे बादू बंधु, मेरे संस्था के लोग और मेरे जानने वाले मेरे साथी भाई बंधु, जयपुर विरासत फाउंडेशन, तमाशा प्रबंध कार्यकारिणी समिति, ये पूर्ण सहयोग देकर इस तमाशा को जीवित रखने में सगले लगी हुई है। तमाशा को आज भी लोग कितना पसंद करते हैं, यहाँ आए लोगों को देखकर पता चल रहा है। पेड़ के नीचे परंपरागत रूप से हुए इस तमाशे में कलाकारों ने परिधान भी आकर्षक पहने थे। राग पहाड़ी, मालकौंस, सिंधी काफी, केदार, भैरव, भैरवी, आसावरी और जोपुरी सहित कई राग रागिनियों की रचनाओं से इसे शास्त्रीय रूप भी दिया गया। बरसों से इस तमाशे को देखते आ रहे लोग चाहते हैं कि ये यूं ही कायम रहे। इस शैली में करीब करीब 20-25 कलाकार हैं, साजिंद हैं, तबले वाले हैं, हारमोनियम वाले हैं, गाने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। पूरा भट्ट परिवार इस तमाशा शैली को संवारने में लग रहा है। यहाँ पर पेश किया गया गोपीचंद भर्तहरि एक ऐतिहासिक आख्यान है। संवाद, अदायगी और रोचक प्रस्तुति ने इसे और भी दर्शनीय बना दिया। कैमरामैन विजय गिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, VTV न्यूज। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सैफ अली खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म एजेंट विनोद रिलीज हो रही है। लंबे समय से लटक रही इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सैफ अली खान को राहत की सांस जरूर आएगी। खुद के प्रोडक्शन में बनाई गई इस फिल्म के दौरान सैफ को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हालांकि अब फिल्म फ्लोर पर है। रोमांस और कॉमेडी के दौर में एजेंट विनोद दर्शकों को एक्शन और सस्पेंस परोस रही है। श्रीराम माधवन ने इसका निर्देशन किया है। 60 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में 15 गाने हैं। करीना कपूर पर फिल्माया गया मॉडर्न मुजरा पहले ही हिट हो चुका है। ये बात और है कि स्कूल कॉलेजों में एग्जाम चल रहे हैं, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर जरूर पड़ेगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले देखेंगे सुर्खियां। नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। नवंबर 1999 में शुरू हुआ मेडिटॉक्स का सफर रिकॉर्डेड कार्यक्रम से और फिर 28 जून 2000 को शुरू हुआ लाइव का सफर। हेलो। हाँ जी। मेडिटॉक्स। हेलो। मेडिटॉक्स लाइव। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर एंड फेको सर्जरी सेंटर। मोतियाबिंद से घबराएं नहीं, इसका इलाज संभव है। लेंस प्रत्यारोपण एवं फेको विधि द्वारा सफल एवं सुरक्षित इलाज कराएं, साफ नजर पाएं। आप देख रहे हैं BTV न्यूज। अब बढ़ते हैं रैपिड न्यूज की ओर।
अचानक आई तेज गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखाई दिया। गुरुवार की सुबह पिछले एक हफ्ते के मुकाबले ठंडी रही। कुछ दिन पहले न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पार हो गया था। वहीं गुरुवार को ये 12.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी। दिन के पारे में भी मामूली सी कमी रही। धूप में और दिन के मुकाबले तेजी नहीं थी। हवा में भी ठंडक थी। दिन का पारा 29.7 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। जलदाय विभाग में मीटर रीडर्स और इंस्पेक्टर की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वित्त विभाग इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों ने जल भवन में एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी का इजहार किया। कर्मचारियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। विभाग के 397 मीटर रीडर, मीटर इंस्पेक्टर और राजस्व पर्यवेक्षक पिछले 43 साल से वेतन विसंगति के कारण परेशान थे। कल हमारे जो हमारी वेतन विसंगति थी, उसके निराकरण के लिए वित्त विभाग की सहमति हो गई है। उन्होंने अपने अप्रूवल दे दी है और बहुत जल्दी आदेश निकलेंगे। इस सारी प्रक्रिया में पूरी में जिन का भी सहयोग रहा है और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। संतोखपा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का लाइव डेमो किया गया। यहाँ डॉक्टर आशीष शर्मा के नेतृत्व में 85 साल के मरीज NK गुप्ता के घुटने की सर्जरी की गई, जिसमें कंप्यूटर नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कई बार सर्जरी के दौरान टूल की सेटिंग या मैकेनिकल कमी के कारण ज्वाइंट की एक्यूरेसी में परेशानी आती है। इस तकनीक से ज्वाइंट की एक्यूरेसी का पता लगाना आसान होता है। कल से उनके बहुत घुटना बिल्कुल अटकने लग गया था और चलने में बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत एक्यूट पेन हो गया था। तो इसलिए हमने उनका ऑपरेशन करके हाई फ्लेक्स नी जॉइंट लगाया है, जिसमें घुटना पूरा मुड़ेगा, पलाती मार के बैठ सकते हैं, घुटना पूरा फ्लेक्स कर सकते हैं। रामबाग गोल्फ क्लब में 24 मार्च से लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह स्मृति गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसमें जयपुर के करीब 150 गोल्फर भाग लेंगे। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में 25 मार्च को फाइनल मुकाबले होंगे। आयोजकों का कहना है कि टूर्नामेंट का उद्देश्य उभरते गोल्फरों को मौका देना है। ये एक्चुअली 24 तारीख और 25 तारीख को खेला जाएगा और ये बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। 10 साल से चल रहा है और हम लोग बहुत प्राउड हैं इसके साथ एसोसिएट होने में। मालवीय नगर के बालाजी मोड़ पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। मालवीय नगर से सीतापुरा जा रहा LPG गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक में भरे सभी 350 सिलेंडर खाली थे। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को ट्रक के केबिन में शराब और बियर की खाली बोतलें बरामद हुई हैं। इंडियन कंपनी का ये ट्रक मालवीय नगर से सीतापुरा जा रहा था। और अब रुक करेंगे व्यापार जगत की हलचल जानने के लिए बिजनेस बज की ओर। हर गृहिणी की पहली पसंद एगमार्क, नमस्कार, चक्की आटा और बेसन। MS प्रोडक्ट्स का उत्पाद, कुकस इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। किडीज वर्ल्ड, एडमिशंस ओपन, कन्वेंट्स अवेलेबल। 7 जयकिशन कॉलोनी, टॉप फाटक, जयपुर। सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंजों में ग्वार के कारोबार पर रोक लगा दी है। सरकार ने फैसला ग्वार गम के भाव 1 लाख रुपए क्विंटल और ग्वार सीड के भाव 32,000 रुपए क्विंटल पर पहुंचने के बाद किया। राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। माना जा रहा था कि वायदा कारोबार में सट्टेबाजी के चलते ग्वार के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। सरकार के इस कदम के बाद ग्वार के भाव धड़ाम से नीचे आ गिरे। गुरुवार को सौदों पर पाबंदी की खबर आने के बाद ग्वार गम में करीब 25,000 रुपए और ग्वार सीड में करीब 8,000 रुपए टूट गए। इस महंगाई की मार से उपभोक्ता को बचाना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से वायदा बाजार से निकाल दे। इसका देख लीजिए परिणाम। हम बराबर कह रहे थे कि ग्वार में सट्टेबाजी हो रही है और उन्होंने अपने हिसाब से कमेटी भी गठित कर दी और उसका सारा जांच भी करवा ली और ये भी कर ली। मैं ये कहता हूं कि जितने भी लोग इसमें शामिल हुए हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये तो क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल प्रावधान भी है। इस हमारे इस FMC में क्रिमिनल प्रावधान भी है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जानी चाहिए। और आज 1 लाख से घट के ये 25,000 रुपया घट गया, 75,000 रुपया आ गया। ग्वार में सीधे 30,000 से 22,000 रुपया आ गया। तो ये क्या है? अगर सट्टेबाजी नहीं है तो और क्या होता है? यदि आपने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा है तो अब आपके लिए घर खरीदना थोड़ा और मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूनियन बजट में सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की दरों में इजाफा कर दिया गया है। बिल्डर्स और रियल एस्टेट कंपनियों ने यह बढ़ा हुआ भार खरीदारों पर डाल दिया है, जिसकी वजह से अब घरों की कीमत बढ़ चुकी है। यूं तो सरकार की ओर से महंगाई कम करने की बहुत बातें की गई, लेकिन बजट में हुआ उल्टा। इसमें सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की दरों में इजाफा कर दिया गया।
सरकार के इस कदम से देश में ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं या बढ़ने वाली हैं। अब बात करते हैं आपके घर की। यदि आप बजट से पहले 30 लाख रुपए की कीमत वाला घर खरीदने वाले थे तो बजट के बाद इसमें 15,150 रुपए का इजाफा और हो गया। यानी अब बिल्डर को 92,400 रुपए सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिसका भार आखिर में खरीदार पर ही पड़ने वाला है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के असर की बात करें तो इससे सीमेंट और स्टील के दाम 4 से 5% बढ़ना तय है, जिसकी वजह से 30 लाख रुपए की कीमत वाले फ्लैट की कीमतों में करीब 1.5 लाख रुपए का इजाफा होगा। इस तरह से बजट के बाद आपके घर की कीमतों में करीब 1,65,000 रुपए का इजाफा हो गया। अब जो 2% का इजाफा किया है, इसकी वजह से 30 लाख तक के फ्लैट वाले को लगभग 15,000 रुपया और 40 लाख के फ्लैट वाले को 20 से 25,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, केवल सर्विस टैक्स के रूप में। अब बात हम करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। निर्माण में जो सामग्री काम में लेते हैं उसमें मुख्य रोल है हमारे स्टील का और सीमेंट का। 2% के इजाफे से हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आती है उस पर 4 से 5% का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। अर्थात जो 30 लाख का फ्लैट है उस पर करीब 1.5 लाख रुपए का लागत बढ़ जाएगी हमारी और अल्टीमेटली ट्रांसफर होगी आपके बायर को। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम करके बैंकों को करीब 80,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। माना जा रहा था कि बैंक ब्याज दरों में कटौती करेंगे, लेकिन बैंकों ने अभी तक ब्याज दरों में कमी नहीं की है। 2009 तक बैंक लोन केवल 7-8% था, जिसको बढ़ा करके CRR इजाफा करके उन्होंने 10-11% पहुंचा दिया। अभी आधा 1% कम करते हैं और बैंक सहयोग प्रदान करते हैं तो ये भी 8% से नीचे नहीं आ पाएगा। तो तात्पर्य ये कि 2 साल पहले जो रेट थी, जब तक उसके समानांतर रेट नहीं आती है कोई लाभ नहीं मिलेगा। बैंक कर्ज को सस्ता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे, यानी आपको फिलहाल अपने घर के लिए बढ़ी हुई कीमतें ही चुकानी होंगी। सरकार की ओर से इसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। और अब नजर डालते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी के कारोबार पर। BSE 405.24 अंकों की गिरावट के साथ 17,196.47 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 136.5 अंकों की गिरावट के साथ 5,228.45 अंक पर बंद हुआ। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरस ने घटाए दूध के दाम, आवक बढ़ी तो घी भी हुआ सस्ता, मामूली राहत। राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, सिंघवी बुढ़ानिया दूसरी बार तो यादव पहली बार पहुंचेंगे राज्यसभा। गुरु रविशंकर की बड़ी मुश्किलें, विवादित बयान को लेकर फूंका पुतला, इस्तगासा भी मंजूर। और गर्मी की दस्तक ने बढ़ाई पेयजल किल्लत, नाराज लोगों ने दफ्तर घेरा, महिलाओं ने दिखाई चप्पलें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए BTV न्यूज, खबर जिंदगी की।